भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 8 से विभाजित किया जा सकता है। देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूं क्या क्या अंडरलाइन करने वाला इसमें चीज है। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं, कितने अंक चाहिए बाबू? 3 अंक चाहिए। 3 अंक क्या हो सकते हैं? अगर मैं बोलूं 99 क्या 3 अंक है? नहीं। कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक है। अब हमें चाहिए 3 अंक, तो 999 में लिख दूं तो अब क्या कहेंगे? 3 अंक है। हाँ, 1 2 3। अगर मैं 100 लिख दूं तो अब क्या कहेंगे? 3 अंक है। 1 2 3। हाँ, 3 अंक है। अगर 100 से 999 तक मैं जाता हूं कि ये क्या दोनों रेंज 3 अंक के हैं, तो आप कहेंगे जी सर 3 अंक के हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि 3 अंक वाली संख्या समझ गया, जिन्हें 8 से विभाजित किया जाए, यानी 8 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं वो हमें बताना है। लेकिन किसमें? क्राइटेरिया ये रखा गया कि वो 3 अंक हैं, यानी 100 से 999 के बीच कितने 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं उसे दर्शाना है। चलिए, इसको दर्शाते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। अगर हम 999 में अगर हम 8 से विभाजित करें, 8 से अगर भाग दें, तो जो संख्याएं यहाँ आती हैं, जो संख्याएं क्या होती है बाबू? यहाँ जो आती हैं, और यहाँ 8 से इससे भी भाग दें, जो संख्याएं यहाँ आ जाएंगी, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। फिर से समझिए, टोटल संख्याएं अगर हम 1 से देखें 9 से 99 तक, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 9 से 99। ठीक है, 9 9 9 9 से 99 हुई, तो 999 संख्या हो गया। इसमें अगर 3 अंक का पूछ रहा है तो 100 से कम वाला कितना, 2 अंक वाला कितना है? 99 को 99 से भी 8 से भाग दे देंगे, और जो आएगा इन दोनों से घटा देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। अब हम करते हैं 8 को भाग करेंगे 999 से, क्योंकि शुरू से हम ले लेते हैं 1 से 999 तक। इतनी संख्या है, इसमें 8 से हम भाग करेंगे, देखते हैं क्या आता है। एक बार में जाएगा तो ये कितना आएगा बाबू? 8 आएगा। 8 एकम 8, यहाँ आएगा 1, यहाँ उतारेंगे 9, 8 दूनी 16, 16 के बाद 17 18 19, यहाँ आएगा 3, ये हो गया 39। अब इसको काउंट कीजिए, 8 का 16 त्रिक 24, 8 चौका 32, 8 चौका 32। अब इसको ये का हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया, आपका बचेंगे 7 2 9 7, यानी देखा जाए को 124 आता है। अब आगे बढ़ते हैं, 8 को भाग देते हैं हम लोग 99 को। 8 को भाग देंगे कितना? 99 में। 8 एकम 8, ये क्या होंगे? कट जाएंगे, ये बचा 9, तो 8 एकम 8, यहाँ आएगा 1, ये होंगे 9, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 17 18 19, ये हो गए 3, यानी आए कितने? 12। फिर से हम भाग देते हैं, भाग नहीं आता होगा तो सीख लीजिएगा। 8 एक बार में जाएगा तो यहाँ आ गया 8, तो 9 में से 8 गया 1, फिर इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये आ गया 9 का 8 दूनी 16, 16 17 18 19। इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। तो यानी अगर पूछता कि दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 8 से विभाजित किया जा सकता है, तो 12 में से 1 हटा देते, क्योंकि 1 से 8 तक कितनी संख्याएं हैं? 1 से 8 तक 1 अंक की संख्या है। तो अगर ये पूछता है कि 11 संख्याएं ऐसी हैं, मतलब 11 होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? 11 होता है। कितनी संख्याएं हैं? तो 11 संख्याएं हैं। अगर ये पूछता 1 से 99 तक की कितनी संख्याएं हैं, तो होता कितना? 12। लेकिन अब पूछ रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है बाबू? तो इसके लिए क्या करेंगे? 124 में से अगर हम 12 घटा दें तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। 4 में से 2 गया बाबू, कितना? 2, 2 में से 1 गया 1, और ये 1 का 1, यानी कितनी है? 112। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो पहला का आंसर क्या हुआ? डी। अगर इससे भी कोई अच्छा तरीका आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। यदि एक कूट भाषा में डिस्टेंस को ये चीज लिखा जाता है तथा डॉक्यूमेंट को ये लिखा जाता है, तब उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? बहुत ही आसान सवाल है।
लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि ABCD जरूर जाते समय लिख लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ABCD लिखते हैं। अगर आपको नहीं आता होगा तो इसे जरूर लिख लीजिएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इतना लिख लिए। वैसे तो यहाँ इतना इस्तेमाल नहीं है इसका, लेकिन इसमें नंबरिंग में दे दीजिएगा 1 2 3। ये जरूर रखे रहिएगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर आएगा, रीजनिंग का सवाल रहता है तो। चलिए अब हम लिखते हैं। जैसे में इन्होंने बोला है, ये डिजिट भी काउंट कर लीजिए, मतलब लेटर भी काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसको भी काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यानी जो ABCD है ना, इधर उधर करके ये लिख दिया गया, क्योंकि इसका जो लेटर है ना, यानी डिजिट जो इसका है, दोनों सेम है। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे में इन्होंने बोला क्या है, DISTANCE को इन्होंने बोला है, लिख दे रहा है ये IDTUBECN। ठीक है, ये चीज उन्होंने लिखा है। दूसरा क्या लिखा उन्होंने, DOCUMENT। इन्होंने लिखा क्या है, ODDVNTNE। यहाँ पे आप नंबरिंग भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नंबरिंग मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ, आगे आप बनाना शुरू कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए जिसको लिखना है उसको भी हम लिख देते हैं। थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं। यहाँ हमको लिखना क्या है, इनका लिखना है THURSDAY। चलिए यहाँ भी नंबरिंग लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग हमने लगा दिया। अब क्या चेंजिंग हुआ उस चीज को देखते हैं। हमें लग रहा है ये आई को ना यहाँ पे ला दिया है, डी को यहाँ पे ला दिया है। ठीक है, ये यहाँ, यानी 2 को पहले स्थान पे लाया है और 1 को दूसरे स्थान पे भेज दिया है। क्योंकि यहाँ पे भी मैं वही चीज देख रहा हूँ। ओ को यहाँ ला दिया है, डी को क्या किया है, यहाँ भेज दिया है। इतना समझ में आया बाबू। पहले देखेंगे कि आखिर ABCD यही लिखा है या कुछ और लिखा है। को देख रहे हैं हम, यही चीज लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अब इसको भी हम वही कर देते हैं। 2 वाले को यहाँ भेज देते हैं, 1 वाले को यहाँ भेज देते हैं। यानी स्टार्ट किससे होगा बाबू, H और T से। अब देखते हैं कि जो तरीका हम अपना रहे हैं, क्या ऑप्शन में भी है ST 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 ST। सही है, तरीका तो मेरा सही है, क्योंकि पहला तो आगे बढ़ गए हम। अब चलिए, अब यहाँ देखते हैं कुछ कुछ है, लेकिन चलिए AB है, यानी 1 बढ़ा हुआ है ऐसा लग रहा है। U भी है, 1 बढ़ा हुआ है। चलिए उसको छोड़ते हैं, लास्ट में देखते हैं। E यहाँ है, देखिए ये देखिए E यहाँ है। 8 को क्या किया, 6 पे कर दिया है, और ये बीच वाले को बीच ही पे रहने दिया, 7 वाले को ये इधर कर दिया है, 6 को 8 पे कर दिया। चलिए हम भी करते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। 6 को 8 पे किया है, और इसको क्या किया है, 8 को 6 पे किया है, बीच वाले को बीच में रख दिया है। हम भी कर देते हैं। हम कर देते हैं 8 वाले को इधर लेके आएंगे, यानी 6 वाले पे। Y बीच वाले को बीच में, ये हो गया D मेरा, YAD। अब देखते हैं किसमें YAD है। YAD है, YAD है, ये भी सही है। इन दोनों में से कोई एक होगा, YAD हो गया। अब बीच वाला हमको देखना, बीच वाला क्या किया ये। अब S के बाद क्या T आता है, ST तुरंत बाद आया है, 1 स्थान बाद आया है। T के बाद U, T के बाद U तुरंत बाद आया है। ठीक है, A के बाद B, यानी 1 स्थान आगे बढ़ा हुआ है। इसमें भी देखते हैं, C के बाद D, U के बाद V, M के बाद N, यानी 1 स्थान क्या हुआ बाबू, बढ़ा है। MN देखिए यहाँ कहाँ गया, MN 1 स्थान बढ़ा। U भी, U के बाद V, C के बाद D, कहाँ गया C। वैसे ABCD आता है, थोड़ा सा C के बाद D, थोड़ा सा मैं इजी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए यहाँ पे हम बढ़ेंगे U। U यहाँ पे है, U के बाद क्या होगा, V।
तो ये मैं करता हूँ भी। आर के बाद क्या होगा बाबू, आर कहाँ गया मेरा, आर के बाद एस, चलिए मैं करता हूँ एस। एस के बाद क्या होगा, एस के बाद टी, ये मैं करता हूँ टी। ABCD आपको नहीं भी आता है, कोई ABCD लिख लिया, मतलब आता है लेकिन तुरंत बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई यहाँ ABCD लिखा हुआ तुरंत देख के लिख दिया। अब हम इसमें देखेंगे कौन मेरा सही है बाबू, HTV, STV, ST, ST, YAD, पहला सही है, टिक कर दूंगा यहाँ। ये थे आपके 2 प्रश्न जो बखूबी आप देख चुके हैं। अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम ला सकें। अब यहाँ देते हैं आपको होमवर्क जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से विभाजित किया जा सकता है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से विभाजित किया जा सकता है। इसको करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन नहीं दिया मैंने क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बनाएं और खुद से कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितनी संख्या है। दूसरा, यदि किसी कूट भाषा में डिस्टेंस को ये लिखा जाता है तथा डॉक्यूमेंट को ये लिखा जाता है, तब उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, यही सारे हैं लेकिन थोड़ा सा हमने चेंजिंग किया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। दोनों प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं जो पिछले वीडियो में 4 प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर क्या होंगे और कैसे होंगे। ये पिछले वीडियोस यानी वीडियो नंबर 2 के प्रश्न थे। निम्न शब्दों को शब्दकोश की सहायता से सजाएं, ये सजाना था। इसके लिए हिंदी डिक्शनरी का होना अनिवार्य है। ऐसे देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका ACBED होगा, ए में अंक, और आपका C होगा यानी उसके बाद आँख, उसके बाद B होगा यानी उसके बाद आयत, उसके बाद आपका मैं नंबरिंग लगा देता हूँ, 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, आयत 3 नंबर में, और आपका ये 4 नंबर में, एक 5 नंबर में। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर था। इसके लिए आपके पास डिक्शनरी होना चाहिए। आपका ये आंसर देने के लिए मेरे पास ये डिक्शनरी मैंने लिया था नया, और इसमें मैं आपको दिखा दूं, स्टार्टिंग से ही मैंने वो लिया हुआ है। यहाँ पे जब आप देखेंगे अंक स्टार्टिंग में है और यहीं पे ये चंद्र बिंदु वाले शब्द आ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आंख देखना हो तो मैं इससे आगे जब बढ़ाऊंगा, जब आ शब्द आएगा, ये तो अ है, जब इसमें आ शब्द हम लेके आएंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको आंख मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, देखिए यहाँ से आ स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप बढ़ेंगे तो आंख आ जाएगा। देखा, यहाँ से आ स्टार्ट हुआ है, यहाँ आंख है। इसके बाद आयत इसी में आगे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, कभी कभी त शब्द आते हैं, आधा त आधा क, ये कब आते हैं तो पूरा त के बाद, जैसे आत्मा, आत्मा होता है तो ये तो आ से स्टार्ट है, लेकिन ये त जो आएगा ना पूरा, आत, आत कोई शब्द है, आत के बाद ये आत्मा आएगा। यानी आधा त कब आएगा बाबू, आधा त बाद में आएगा, पूरा तो पहले आता है, आधा तो आएगा तो बाद में आएगा। ये भी बताना था डिक्शनरी में। वैसे आप कोशिश कीजिए हिंदी डिक्शनरी एक बार जरूर देख लें, अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकें। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्न शब्दों को शब्दकोश की सहायता से, यानी अंग्रेजी शब्दकोश की सहायता से, ये क्या था बाबू, हिंदी शब्दकोश की सहायता से, शब्दकोश की सहायता से सजाएं तथा बताएं कौन सा शब्द तीसरे नंबर पे आएगा। ये गलती मत कीजिएगा, इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा तीसरे नंबर को। अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे कौन आएगा कि GENE आएगा, क्योंकि सब में GA है, GA है, GA है। वो चौथे नंबर पे पूछता है, यानी अंतिम स्थान पे कौन आएगा तो ये आता GENE। लेकिन ये पूछा क्या है, तीसरे नंबर पे। वो तीसरे नंबर पे देखा जाए तो ABCD लिखा हुआ है हमारा, उसमें देख लेंगे तो GA। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, GA के बाद L है, को L क्या होता है, M से पहले आता है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये था हमारा 4 नंबर, और इधर देखिए ये हो गया आपका कितना, ये आपका 1 है तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर, और ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। क्योंकि GAM दोनों समान है, वो GAM पहले लिख देगा, उसके बाद E लगा देगा, तो ये होगा आपका 3 नंबर। तीसरे नंबर पे पूछ रहा है कि ये मेरा 3 नंबर है, तो मैं किसको सही करूंगा, B को, B वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो ये था आपका 2 प्रश्न। चलिए 2 प्रश्न और हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक
औरत ने कहा उसकी पत्नी, ये जो है उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताए कि औरत का पुरुष से क्या संबंध है, यानी जो औरत है उसका पुरुष से क्या संबंध है। बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे पहले हम देखते हैं कितने लोग इसमें हैं। तो देखा जाए 2 लोग हैं इसमें, एक जो पुरुष है वो और जो एक महिला बोल रही है वो। ठीक है, एक पुरुष के बारे में है, एक औरत है उसके बारे में चर्चा है जो बोलती है। अब औरत क्या बोलती है कि उसकी पत्नी, यानी पुरुष की क्या पत्नी, पुरुष की पत्नी मेरी माँ की, मतलब औरत की माँ, माँ की इकलौती पुत्री है। तो औरत की माँ की इकलौती पुत्री कौन हुआ? इकलौती मतलब एक ही पुत्री है, तो वो क्या हो जाएगा? उसी वही औरत हो जाएगी। और ये कहते हैं उसकी पत्नी, उसकी जो पत्नी है यानी औरत क्या हुई? यही लड़की हो गई जो उसकी पत्नी है। तो ये संबंध पूछ रहा, औरत को उस पुरुष से क्या संबंध है? पत्नी का संबंध है। बहुत ही ईजी है, आराम से कर सकते हैं आप। अगला देखते हैं हम लोग। एक महिला एक लड़के के साथ आगरा जा रही थी। एक महिला किसके साथ जा रही थी? एक लड़के के साथ आगरा। रास्ते में उसको एक आदमी मिला। उसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? जो लड़का तुम्हारे साथ जा रहा है वो कौन है? जवाब में उन्होंने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। मेरे मामा तथा इसके मामा के परस्पर भाई हैं। क्या बात है। उन्होंने कहा 2 लोग इसमें भी हैं, महिला है एक और दूसरा क्या है? लड़का है। दोनों लोगों का नाम मैंने लिख लिया, महिला और लड़का। महिला क्या बोलती है? मेरे मामा, यानी महिला के मामा। ठीक है, तथा इसके मामा, लड़का का भी मामा, लड़का के मामा के मामा, मामा के मामा, परस्पर भाई है, परस्पर भाई है, यानी ये दोनों का रिलेशन जो है ना वो भाई का है, इन दोनों का। ठीक है, अब इसमें देखना है कि महिला का उस लड़के से क्या संबंध है। मामा किसको कहते हैं? अगर देखा जाए, मामा मतलब माँ के भाई को, मामा कहते हैं माँ के भाई को। ठीक है, ये मामा बराबर, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मामा भाई। तो देखा जाए तो इसमें एक जनरेशन है, एक 2 जनरेशन है, एक जनरेशन 2 जनरेशन। इसमें देखा जाए तो क्या जनरेशन है? एक जनरेशन है, और दोनों का इंडिकेट कर रहा है ये दोनों क्या है? भाई हैं। यानी ये अगर मान लीजिए इस महिला को अगर हम मानते हैं, ये महिला क्या है? महिला अगर मान लें कि महिला इन दोनों में, इससे भी इंडिकेट कर लेंगे चाची भतीजा या माँ पुत्र। अगर देखते हैं दोनों ये भाई हैं, तो अगर देखते हैं तो इसमें क्या होगा? एक ही रिलेशन दिखाई दे रहा है, एक ही रिलेशन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन से काटना चाहें तो चाची भतीजा होगा नहीं, क्योंकि दोनों परस्पर भाई हैं, तो चाची भतीजा में तो परस्पर भाई होंगे नहीं, तो ये मैं काट दूंगा। अगर बात किया जाए पति पत्नी और पति, तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एक ही जनरेशन है, यहाँ 2 जनरेशन है, तो दोनों में क्या होगा? दूरी है, तो पति पत्नी होगा नहीं। भाभी देवर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मामा भाई तो कभी हो ही नहीं सकते, भाभी देवर तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक ही बचता है, माँ पुत्र। अब माँ पुत्र पे बैठा के देख लेते हैं कैसे ये सही है। तो महिला को अगर हम माँ मान लें और इसे पुत्र मान लें तो कैसे सही है? तो लड़का जो है अगर पुत्र है तो इसके मामा, लड़का जो है पुत्र है इसके मामा, यानी ये जो महिला है इसके मामा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका बी होगा। ये अपने सेंस के ऊपर है किस तरीके से आप करते हैं। हम तो इसको डायरेक्ट, अगर हमें हल करना होता है डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ऑप्शन देखते हैं कि चाची भतीजा होगा, दोनों परस्पर भाई हैं तो मैं काट देता। पत्नी पति तो होता नहीं, इस पे देखता मैं पहला जनरेशन ये है, 2 जनरेशन का गैप है इसमें, तो पति पत्नी होगा नहीं। भाभी देवर तो कभी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों मामा भाई हैं, तो ये होगा नहीं। तो माँ पुत्र बच जाता, उसको टिक कर देता, वो सही हो जाता। तो ज़्यादातर ये समझाने के लिए मैं कर रहा था कि शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। एस्टेट 2011 में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पेपर 1 का भी एक प्रश्न उठाया है हमने और पेपर 2 का भी एक प्रश्न उठाया है, यानी एस्टेट में ये प्रश्न फिक्स है। पेपर 1 में भी आया था, पेपर 2 में भी आया था, यानी 9 to 10th के लिए भी हुआ था, 11 to 12th के लिए भी जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले हम पेपर 2 में जो प्रश्न पूछा गया था उसे देख रहे हैं। प्रश्न था, यदि बादल को सफेद कहा जाता है, सफेद को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को हरा कहा जाता है, हरा को हवा कहते हैं, हवा को नीला कहा जाता है, नीला को पानी कहा जाता है, तब पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा पैटर्न जो प्रश्न का है वो 2 तरीके का होता है। पहले पैटर्न में क्या होता है, तो किसी चीज को कोई और चीज कहा जाता है, यानी किसी वस्तु को कोई और वस्तु के नाम से जाना जाता है।
किसी नाम को किसी और के नाम से जाना जाता है। जैसे में इन्होंने लिखा है क्या, यहाँ पे मैं लिखता हुआ चलता हूँ ताकि आपको आसानी होगा समझने में। इन्होंने लिखा है पहले बादल को इन्होंने क्या कहा है, तो बादल को सफेद कहा है। यहां नाम दे सकते हैं, ये रियल नेम है और ये चेंज नेम है, ऐसे करके हेडिंग डाल सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है सफेद को इन्होंने वर्षा कहा है। सफेद को क्या कहा है, वर्षा कहा है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, वर्षा को इन्होंने क्या कहा है, हरा कहा है। उसके बाद हरा को इन्होंने हवा कहा है। इसके बाद देखा जाए तो आगे मैं फिर लिखता हूं, यहां पे देखा जाए तो हवा को नीला कहा गया है। इसके बाद देखा जाए तो नीला को पानी कहा गया है। पूछ रहा है पक्षी कहां उड़ते हैं, कहां उड़ते हैं, ये पूछा जा रहा है। अब हमें देखना क्या है, देखिए यही प्रश्न में यही चीज है। एक चीज और देखिएगा, बादल यहां है, सफेद यहां है। सफेद को फिर यहां लेके आया गया है, फिर वर्षा को यहां लेके आया गया है और हरा को यहां लेके आया है। ये यहां ये प्रश्न में हमेशा ये सिमिलरिटी रहती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आप इसे पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आज इस डाउट को हम क्लियर करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप देखे होंगे तो निश्चित ही टिक कर दिए होंगे। लेकिन जिन्हें रीजनिंग थोड़ी भी समझ में नहीं आती है उन्हें भी थोड़ा सा लेके चलते हैं, को जिन लोगों को स्किप करना वो स्किप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे लेके चलते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। इन्होंने पूछा है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में आता है कि पक्षी जो होते हैं आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश देखा जाए तो आकाश को बादल कह सकते हैं, बादल को कहा जाता है सफेद। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा सफेद कहीं नहीं है, ठीक है। सफेद कहीं आपने देखा, कहीं है। वो पहला चीज कि ये तो क्लियर कट खत्म हो गया। दूसरे पैटर्न की हम बात कर रहे थे, पहला पैटर्न तो ये, दूसरा पैटर्न है कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि पक्षी उड़ते हैं तो कहाँ उड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, या तो हवा में उड़ते हैं, नहीं तो आकाश में उड़ते हैं। तो दूसरा हम शब्द इसमें ढूंढेंगे कि सफेद में तो उड़ेगा नहीं, वर्षा में तो उड़ेगा नहीं, हरा में तो पक्षी उड़ता नहीं है। हाँ, हवा में उड़ते हैं। तो हवा में उड़ते हैं तो हवा को क्या चेंज करके नाम डाला गया है, नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, नीला। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। एक और आंसर देखें, एक और क्वेश्चन देखें हम लोग। बहुत ही आसान है, आराम से बना सकते हैं आप इसे। देखना है और इस तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आता है इस तरीके से लिख लें। इससे भी और हल्का कर देंगे। जैसे में यहाँ पे इन्होंने बादल लिखा है ना, सफेद लिखा है, इसी तरीके से हम पेयर बना लेंगे। ये पेयर इसका हो गया, ये पेयर इसका हो गया, ये पेयर इसका हो गया, ये पेयर इसका हो गया। इसके बाद हम आगे का पेयर बनेंगे, ये पेयर इसका हो गया, ये पेयर इसका हो गया। और जो सेकंड वाला होता है ना, वो मेरा आंसर हो जाएगा। वो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा क्या, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, को हवा में उड़ते हैं। तो हवा को इन्होंने सेकंड वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हवा को नीला कहते हैं, नीला मेरा आंसर। क्या तो ऐसे बनाइए, नहीं तो ऐसे बनाइए। हो गया क्लियर। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 में पूछा गया था। बहुत ही आसान सा सवाल है और निश्चित ही आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको प्रश्न देंगे जिसका हल आपको खुद से करना होगा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना होगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि संतरा को संतरा कहलाता है मक्खन। अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं। संतरा कहलाता है मक्खन, यानी संतरा जो होगा ना वो मक्खन हो गई, यानी 2 नंबर ये हो गया। मक्खन कहलाता है साबुन, यानी 2 नंबर ये हो गया। साबुन कहलाता है स्याही, यानी 2 नंबर ये हो गया। स्याही कहलाता है मधु, यानी 2 नंबर ये हो गया। और मधु के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है संतरा का, तो ये हो गया 2 नंबर। कपड़े धोने में किसका प्रयोग होता है, कपड़ा धोने में किसका बाबू प्रयोग करते हैं, तो आप कहिएगा सर सर्फ का, नहीं तो साबुन का, यही ना प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको सर्फ का चर्चा हुआ नहीं हुआ तो हटा दिए। तो दूसरा क्या है, साबुन है। तो साबुन जो होगा ना, साबुन का 2 नंबर कौन होगा, स्याही। साबुन का 2 नंबर स्याही है, तो स्याही डायरेक्ट आंसर कर देंगे। देखा आपने, बहुत ही ईजी है और 1 सेकंड नहीं लगता। इससे संबंधित एक प्रश्न रहेगा, तो एक प्रश्न आज हुआ फिक्स हुआ ना। इसमें अगर और भी आसान करना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो संतरा 1 लिख दीजिए, मक्खन को 2 लिख दीजिए। यहाँ मक्खन को 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। इसको 1 लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए, इसको 1 लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए, फिर इसको 1 लिखिए, फिर इसको 2 लिखिए। अब मेरा आंसर जब भी होगा क्या होगा, 2 नंबर होगा। तो कपड़े धोने में किसका उपयोग होता है, साबुन का। तो साबुन यहाँ पे क्या है, 1 नंबर में, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, स्याही। 2 नंबर हो गया क्लियर। अब प्रश्न पूछें। बहुत सारे उपाय है। इसके अलावा यहाँ AB दे सकते थे, CD दे सकते हैं, GF, जो आप कंडीशन लगा सकते हैं वो लगाइए। नहीं तो आराम से यहाँ लिख दीजिए ओरिजिनल नेम और इधर लिख दीजिएगा आपका चेंज नेम।
ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए संतरा, संतरा को कहते हैं मक्खन। मतलब और ये डिफिकल्ट लगता है आपको नाम चेंज करने में, तो ऐसे करके पूरा लिख लीजिए। और इधर वाला चेंज नेम वाला आपका आंसर होगा, ये यूज होता है, चेंज नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये मैं हटाता हूँ और आपके सामने लेके आता हूँ बहुत सारे प्रश्न। चलिए, यहाँ पे आपको प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला का लिखना है, जैसे मैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसे, वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर है वो आंसर A B C जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 2 का C, क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी D E F G जो भी आ रहा है वो आप आंसर लिखेंगे। चलिए, प्रश्न हम आपको एक बार बता देते हैं जिसका आंसर लिखना है। यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए, तो पक्षियां कहाँ उड़ेंगी? अच्छा सा प्रश्न है ना। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ए है जल, बी है सफेद, सी है पीला, डी है हवा। हवा कभी भी आंसर नहीं होगा क्योंकि पक्षी तो हवा में उड़ेगी, लेकिन हवा का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि नेम यहाँ पे जो चेंज होता है वो मुझे टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए और पीला को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। तो कभी भी इसको देख के डायरेक्ट जल मत टिक कीजिएगा, जल तो होगा ही नहीं, तो इसको काट दीजिए, बाकी 3 में से कोई एक आंसर होगा, जल्दी से टिक कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, यदि सफेद को लाल कहा जाए, यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? पीला तो होगा नहीं, बाकी 3 में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहां पर होंगे? ए आसमान, बी दीवार, सी वृक्ष, डी जल। कहां होंगे? जल्दी से करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। यदि हाथी को गधा कहा जाए, गधा को कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को बैल कहा जाए, तो घर की रखवाली कौन जानवर करेगा? कुत्ता, हाथी, बिल्ली, बैल। कमेंट बॉक्स में उत्तर जल्दी से चाहिए हमें। और ये 5 क्वेश्चन थे जो हमने आपके सामने रखे, जिसका आंसर आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो रही है। यानी आज 1 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर चारों का आंसर दे देते हैं। अगर आप जल्दी रिप्लाई करते हैं तो हम उसे हार्ट देंगे, साथ में पिंच भी कर देंगे, यानी सबसे ऊपर में आपका नाम हमेशा रहेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।